अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 फ़ेज़ 3। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं और हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में इंटरमीडिएट जो है वो पास किया है, जिनका रिज़ल्ट आने वाला है या रिज़ल्ट आ चुका है, और जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या उनका अभी कुछ दिन तक एडमिशन हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के अंदर से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं एहसास स्कॉलरशिप के लिए, और आपको जो वजीफ़ा मिलता है वो 40,000 जो है वो आपको वजीफ़ा मिलता है, 40,000 आपको वजीफ़ा मिलता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। तो हम जाते हैं वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको तमाम तर जो डिटेल्स है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर आप लिखें HEC। जब आप HEC वहाँ पर लिखेंगे तो आपने HEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप्स। और तो ये नेशनल स्कॉलरशिप है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होती है पाकिस्तान के अंदर। तो इसे आप ओपन कर लें यहाँ से। जी ये देखें, सबसे पहले आपके पास आ रही है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BS के अंदर एडमिशन लिया है या MBBS के अंदर एडमिशन लिया है उनके लिए स्कॉलरशिप है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एहसास जो स्कॉलरशिप है वो किस लिए रखी गई है और इसकी वजह क्या है, इसका पर्पज़ क्या है जी। तो अगर हम इसका पर्पज़ देखें, इसका ऑब्जेक्टिव देखें, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने FSC और इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, जिनका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो पे कर सकें, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है ख़ास तौर पर। इसके अंदर आपके पास जो है वो 4 या 5 ईयर जो आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मतलब कुछ जो आपके पास BS होते हैं 4 ईयर्स के होते हैं, जिस तरह D फार्मेसी है या MBBS है वो आपके पास 5 ईयर्स का होता है, तो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है और उसके बाद उनका एडमिशन हो गया है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, या ये कुछ दिन तक हो जाएगा क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर तक है आई थिंक, तो इसके करीब करीब है इसकी डेट, लास्ट डेट जो है। तो तब तक किसी का भी एडमिशन हो जाता है, तो तब तक आपका FSC का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोग जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि तकरीबन 50,000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आजकल जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। इस फेज़ के अंदर 50,000 जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, और इसका जो एनुअल जो बजट है वो 6 बिलियन रुपीज़ है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन स्कॉलरशिप्स को जो है वो 2 लाख तक लेके जाएं, 2 लाख तक स्कॉलरशिप्स को लेके जाएं, नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स को बढ़ा दिया जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ीस है वो तो आपको यूनिवर्सिटी को खुद ब खुद ही उन्होंने दे देनी है, मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हुआ है तो जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो एहसास प्रोग्राम वाले जो हैं वो यूनिवर्सिटी को खुद ब खुद पे कर देंगे। उसके अलावा आपको स्टेपेंड मिलेगा, मतलब आपको वजीफ़ा मिलेगा, और वो जो वजीफ़ा होगा वो सालाना 40,000 रुपया होगा, मतलब साल के आपको 40,000 रुपया मिलेंगे। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो स्कॉलरशिप है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं आपके पास। आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तब भी आपको मिल जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तब भी मिलेगा, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिज़िकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, तो जितने भी आपके फील्ड्स हैं FSC के बाद यूनिवर्सिटीज़ में, तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी एडमिशन हुआ है। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या थर्ड के हैं या फोर्थ के हैं वो इसके लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है
वो यहाँ पर ये है कि 50% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो गर्ल्स के लिए रखी गई हैं, फीमेल्स के लिए रखी गई हैं। उसके बाद 2% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं जो कि फ़िज़िकली जो है स्टूडेंट ठीक नहीं है, मतलब कोई स्टूडेंट जो है वो माजूर है, तो इस जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या किसी को सही तरीके से नज़र नहीं आता, इस जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2% स्कॉलरशिप अलग से भी रखी गई है कि अगर वो बाकी स्कॉलरशिप के अंदर ना आ सकें बाकी परसेंटेज के अंदर, तो वो इस 2% कोटे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके बाद वो कह रहे हैं जी कि ये इसलिए मतलब स्कॉलरशिप दी गई है ताकि जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सके और अपना जो काम है, कोई बिज़नेस है या एजुकेशन को प्रमोट कर सके, अपने बिज़नेस वगैरह को प्रमोट कर सके। तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि गरीब तबका ज़्यादा है, तो गरीब बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, तो अमीर जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए ये स्कॉलरशिप दी गई है ताकि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कॉलरशिप के ज़रिए अपनी तलीम को जारी रख सकें। अच्छा जी, उसके बाद है जी यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया। हाँ जी, एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर आप देखें, वो कह रहे हैं जी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ फॉल 2021 सेशन। फॉल 2021 सेशन आपके पास होता है जी, ये तकरीबन सितंबर में या अक्टूबर में शुरू होता है। तो जो सितंबर या अक्टूबर 2021 में या नवंबर में आप कह लें जो है आपका एडमिशन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये उसके लिए जो है ये स्कॉलरशिप है। और ये जो भी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके अंदर अगर आपका एडमिशन होता है। जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आई थिंक ये मुश्किल है। बाकी आपको यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपको समझ आ जाएगी सारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो यहाँ पर ना जी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना क्राइटेरिया जो है नीड बे, अच्छा असल में ये जो स्कॉलरशिप है ना ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। ऐसे स्टूडेंट्स जो नीडी हैं, जिनके इतने ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके लिए जो है ये स्कॉलरशिप है, उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप मिलने के। अगर किसी स्टूडेंट के लेट्स सपोज 900 मार्क्स हैं और किसी स्टूडेंट के 700 मार्क्स हैं एफएससी के अंदर, और जो 700 वाला है वो ज़्यादा नीडी स्टूडेंट है, तो ये 700 वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी। नंबर पे ये डिपेंड नहीं करती, नंबर पे आपका मेरिट नहीं बनेगा कभी भी। अच्छा, इसके बाद है जी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मेरिट पे एडमिशन हुआ है, सिर्फ वो जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। इसके अलावा जो बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जिन्होंने सेल्फ पे एडमिशन लिया है या इवनिंग में एडमिशन लिया है, वो इसके लिए अहल नहीं है। अच्छा, उसके बाद है डिग्री प्रोग्राम्स अलाउड बाय द एचईसी। इसके अलावा ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स जो एचईसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हैं, सिर्फ वही जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम में। मतलब अगर लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, फिजिक्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, तो वो वाला डिपार्टमेंट जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, सिर्फ उस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एज लिमिट इसके लिए कोई भी नहीं है। एज लिमिट वही है जो आपकी यूनिवर्सिटी की मतलब क्राइटेरिया है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आपकी कोई भी एज है, तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो गया वहाँ पर, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके पास पहले से कोई स्कॉलरशिप हो, मतलब अगर लेट्स सपोज आपको 2-3 साल पहले कोई स्कॉलरशिप मिली थी, मैट्रिक में मिली थी, तो वो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं, वो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन इस वक्त आपके पास कोई और स्कॉलरशिप ना हो, आपको कोई और स्कॉलरशिप ना मिल रही हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई जो है ना वो कर सकते हैं, और जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है इस वक्त भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग के अंदर डिस्टेंस लर्निंग होता है सैटरडे और संडे की जो क्लासेस होती हैं, तो ऐसे प्रोग्राम के अंदर कोई स्टूडेंट है तो वो भी नहीं। उसके अलावा एफिलिएटेड कॉलेज जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मतलब जिस तरह कुछ सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो बीएस करवा रहे हैं, इसी तरह प्राइवेट कॉलेज भी बीएस करवा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी नई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते। उसके बाद है जी सिक्योर्ड एडमिशन ऑन सेल्फ। तो सेल्फ के ऊपर जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया या इवनिंग प्रोग्राम में जिसने अप्लाई किया हुआ है, जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है मतलब इवनिंग प्रोग्राम्स की, तो वो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि वो स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ बीएस के अंदर एडमिशन हुआ है, 4 साल बीएस या 5 साल बीएस जो है, डी फार्मेसी होगी या एमबीबीएस, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वाले या बीए वाले या बीएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते।
अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी स्टूडेंट्स होल्डिंग एसोसिएट डिग्री इफ़ न्यूली इनरोल्ड इन लेटरल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर आर आल्सो एलिजिबल। तो वो कहते हैं जी कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में फिफ्थ सेमेस्टर में जो है ना वो एडमिशन लिया हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो बीएस वगैरह या कोई 3 साल का जो है एसोसिएट डिग्री वगैरह वो कराते हैं एफएससी की जगह पर, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट उन्हें एडमिशन मिल जाता है, 5वें सेमेस्टर के अंदर मिल जाता है, तो वो बिल्कुल भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके बाद ये तो आपका क्लियर हो गया जी एलिजिबल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके बाद है जी आपका हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में जब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आपने ये वाला जो लिंक है इधर से ये ओपन कर लेना है। अच्छा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि अभी आपने न्यू अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर देखें डू नॉट हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से पहले साइन अप करेंगे, वहाँ पर जो जो वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले आपने साइन अप होना है, उसके बाद आपने जो है वो इधर आके अपना जो है वो CNIC और पासवर्ड लगाना है और यहाँ से फिर आपने साइन इन होना है। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको सारा तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करने। अच्छा, इसके बाद है जी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें CNSE चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो या उनका बेफाम नंबर। अगर किसी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, अगर किसी का शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना, अभी 18 ईयर उसकी एज नहीं है, तो वो फिर जो है वो बेफाम भी लगा सकता है साथ। तो लेकिन दोनों के ऊपर जो नंबर होता है वो सेम ही होता है, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नंबर होता है वही बेफाम के ऊपर नंबर होता है। ठीक है, तो आपने फिर बेफाम या शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो चाहिए होती है। कॉपी ऑफ CNIC फादर मदर या गार्डियन, तो आपको जो है वो फादर मदर और कोई अगर आपका गार्डियन है तो उसकी जो है वो फ़ोटो कापी चाहिए होती है शनाख्ती कार्ड की। तो गार्डियन मतलब अगर आपके लेट्स सपोज फादर नहीं है या फादर हैं अभी तो आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है तो उसका फिर आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके अलावा सैलरी स्लिप है या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है फादर का मदर का या गार्डियन का, कि मतलब आपके पास लेट्स सपोज आपके फादर जो हैं वो कहीं पर जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप जो है वो आपको साथ लगानी पड़ेगी, या इनका कोई भी इनकम जो सोर्स है वो उसकी जो भी आपके पास स्लिप वगैरह होगी सबूत आपने साथ लगाना है। उसके अलावा जी हमने यहाँ पर कि अगर आपके फादर जो हैं वो शॉपकीपर हैं या वो किसी फैक्ट्री के अंदर या कहीं पर मजदूरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि फिर आपने कोई स्टाम्प पेपर जो है ना वो 50 रुपीज़ का जो है वो साथ लगाना है और आपने वो बताना है कि इनकी इतनी इनकम है। तो वो एक हलफनामा होता है, स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने लिखना होता है जी कि मेरे फादर जो हैं उनकी इतनी इनकम है, तो वो सारा आपने 50 रुपये वाला साथ स्टाम्प पेपर लगाना है। उसके बाद लास्ट 6 मंथ के आपके यूटिलिटी बिल्स, गैस के बिल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो सकते हैं, और उसके अलावा आपका टेलीफोन का बिल या वाटर का बिल वो आपने साथ कॉपीज़ उसकी देनी है। उसके अलावा जी कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अगर आपका घर किराए का है तो उसमें आपने जो एग्रीमेंट होता है जब आप घर किराए पे लेते हैं तो वो आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाना, वो भी एक स्टाम्प पेपर होता है। अक्सर लोग उसके ऊपर जो है वो मतलब लिखा होता है कि हमारा मंथली इतना किराया होगा, साल बाद इतने % इंक्रीज़ होगा, तो वो जो होता है आपके पास एग्रीमेंट। उसके बाद है जी कॉपीज़ ऑफ लास्ट फ़ी ऑफ एप्लीकेंट एंड सिबलिंग। हाँ जी, उसके बाद आपकी जो लास्ट फ़ीस थी आपने एफएससी में जमा करवाई थी, ठीक है, तो या आपने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस जमा करवाई है वो, या अपने बहन भाइयों में से किसी की जो फ़ीस है वो भी आप साथ उसकी जो है वो कॉपीज़ लगा सकते हैं, वो आपने कॉपी साथ देनी है। कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स, उसके अलावा आपके जो मेडिकल बिल्स हैं या आपके कोई भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर मेडिकल आपके बिल्स वगैरह होते हैं वो आपने साथ लगा देने, अगर आपके पास हो, ये लाजमी नहीं है, जिसके आगे ये इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो ये लाजमी नहीं है। अच्छा, वन आपके पास पासपोर्ट साइज़ जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो घर की जो है ना वो आउटसाइड से मतलब बाहर फ्रंट से उसकी जो है वो पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट उसने यहाँ पर लिखा है कि द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन form along with the supporting documents will be submitted to the student financial aid office of the university only। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने हार्ड फॉर्म में यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल एड ऑफिस होता है उसके अंदर आपने ये सबमिट करवाने हैं जी। उसके बाद स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस है, तो ये देखें आपने सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करना है
उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने सेव कर देना है, मतलब वो जो पोर्टल मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हार्ड कापीज़ जो हैं वो जमा करवाएंगे लास्ट डेट से पहले। पहले कहाँ पर जमा करवाएंगे, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवाएंगे। और उसके बाद जो है वो जो यूनिवर्सिटी है वो उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी है वो शॉर्ट लिस्ट करेगी कैंडिडेट्स की, कि हमें ये लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये नीडी हैं, इन्हें वाकई ही ज़रूरत है स्कॉलरशिप की। तो वो आपकी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे कि आपकी फैमिली इनकम, आपका जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें वो देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपने काम बड़ी एहतियात से करना है, तो बड़ी मेहनत से ये आपने काम करना है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए। उसके बाद जो है वो कह रहा है जी कि इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी विल इंटरव्यू, तो वो आपका इंटरव्यू करेंगे। तो इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता, वो जस्ट आपसे कुछ बातें पूछते हैं कि जी आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके घर का खर्चा किस तरह से चलता है, इस तरह की बातें वगैरह वो आपसे पूछते हैं। उसके बाद है जी स्कॉलरशिप अवार्डनेस विल बी आस्क टू साइन अ डीड ऑफ एग्रीमेंट ऑन अ स्टाम्प पेपर। तो उसके बाद वो जो अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो वो फिर आपको कहते हैं जी स्टाम्प पेपर के ऊपर आप साइन करके दें। तो उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल एड ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी शैल इशू द फाइनल स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर, तो वो आपको फिर स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर जो है वो जारी कर देते हैं जी कि आपकी स्कॉलरशिप जो है लग गई है। तो अवार्डेड स्कॉलरशिप इज़ नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो ये जी किसी और, अगर लेट्स सपोज आपने जो है वो यूनिवर्सिटी चेंज कर ली है या नेक्स्ट ईयर आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद है जी स्कॉलरशिप फंडिंग शैल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस देख के जो है वो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी आगे। तो और ये स्कॉलरशिप जो है ना ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलती है, तकरीबन आपको सेकंड सेमेस्टर में जाके मिलती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलेंगी। उसने कहा जी यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है वो तो आपको जो एहसास स्कॉलरशिप वाले हैं वो यूनिवर्सिटी को ही पे कर देंगे, उसका आपसे कोई तल्लुक़ नहीं है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस माफ़ है। तो इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल ड्यूज़ भी नहीं मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आपका कोई यूटिलिटी बिल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये आपको नहीं मिलेंगी। और आपको जो है वो सालाना जो है वो 40,000 रुपया जो है वो वजीफ़ा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है जी यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर लेनी है। ये सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने जब भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस लिस्ट के अंदर आती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो इस लिस्ट के अंदर आएगी तो तब आप जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं आ रही तो आप स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है। ये आपके पास लिस्ट होगी, इसका जो लिंक है लिस्ट का ये भी मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा ये जो वेबसाइट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका एफएससी क्लियर हुई है वो तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बता दूँ कि किस किस तरह से हमने अप्लाई करना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिल जाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।